वेलकम बच्चों, आरंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सुमनजीत ठाकुर आपके सामने लेके आया हूँ 11th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं और काफी डीपली इसको समझाने की कोशिश की जाएगी आपको। प्लस में इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो भी बताया जाएगा कि आंसर यहाँ से क्या बनेंगे, क्या क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर कैसे बनेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया जो है आपका मेन टॉपिक रहेगा, जिसके चैप्टर का नाम है लेखन कला एवं शहरी जीवन। ये आपका पहला चैप्टर होने वाला है 11th क्लास का हिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया जो है ये आपके यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेसोस यानी मध्य और पोटामोस यानी नदी। तो मेसोपोटामिया जो है अर्थ जो बच्चों, मेसोपोटामिया का जो अर्थ है बच्चों वो क्या है? मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वो है मेसोस और पोटामोस। मेसोस यानी मध्य और पोटामोस मतलब जो है नदी। ये एक्चुअली जो मेसोपोटामिया वर्ड है ये एक किसी दो नदियों के बीच का जो मध्य स्तर है उसको इंगित करता है। ये दो नदी कौन सी है बच्चों? पहली नदी है आपकी दजला और दूसरी नदी है आपकी फरात। इन दोनों के बीच में जो उपजाऊ भूमि है, इन दोनों के बीच में जो उपजाऊ भूमि है, इसी वर्ड को इंडिकेट करता है आपका मेसोपोटामिया, है ना? क्लियर हो गया वर्ड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया है ये वर्तमान में प्रेजेंट डे में इराक में है। प्रेजेंट में कहां पे है? इराक में है, जो पश्चिम एशिया का हिस्सा है। पश्चिम एशिया का हिस्सा है इराक। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अर्थ के बाद जो अगला है आपका, ये इंट्रोडक्शन से मैं लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ। जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए कि आपका बुक कवर नहीं होगा। यहाँ पे एक एक लाइन आपका कवर किया जा रहा है। मेसोपोटामिया जो है इसकी सभ्यता जानी जाती है नॉन फॉर, भाई किस लिए जानी जाती है? हम मेसोपोटामिया को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो किस लिए जानी जाती है? तो मेसोपोटामिया जानी जाती है अपनी संपन्नता के लिए। संपन्नता के लिए जो इनके पास जो चीजें थी, जो संपन्नता क्या होती है बच्चों की, जो वैभव की चीजें हैं वो इनके पास काफी अच्छी थी। अगला आता है शहरी जीवन। इवन मेसोपोटामिया जो है दुनिया के सबसे पहले शहर में से एक रहे। मेसोपोटामिया के जो शहर रहे वो दुनिया के सबसे पहले शहरों में से एक रहे। तो मेसोपोटामिया जो जानी जाती है अपनी शहरी जीवन के लिए जानी जाती है। विशाल साहित्य, विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए जाना जाता है। रिच लिटरेसी रही है इनकी, ठीक है। इसके अलावा अर्थमेटिक की शुरुआत, जिससे आपने 10th में पीछे छुड़वाया है, गणित, इसकी शुरुआत भी कहां से हुई है? मेसोपोटामिया से ही हुई है, ठीक है। खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान जो है वो भी कहां से आया है? मेसोपोटामिया से आया है। तो मेसोपोटामिया को आप जानते किस लिए? ये आप समझ गए कि इन चीजों के लिए जो है मेसोपोटामिया फेमस है। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के जो लेखन और साहित्य जो है ये अपने आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभावित था, या काफी ज्यादा प्रभाव था इसका। इसके लेखन कला और लिटरेचर का जो प्रयोग जो है आसपास के सभी क्षेत्रों में होता था। कौन कौन से क्षेत्रों में? तो जैसे भूमध्य सागर प्रदेश जो है, भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में जो है इसका प्रयोग होता था। उत्तरी सीरिया जो है उसमें इसके लेखन और साहित्य का प्रयोग होता था। तुर्की में होता था, यहाँ तक कि मिस्र के फरा भी इन्हीं के लेखन साहित्य का प्रयोग करते थे। आते हैं इसके आरंभिक काल पर। जो इसका आरंभिक काल है इसमें अगर हम चाहें तो इसके दो पार्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो है कौन सा है? पहला पार्ट जो है आपका दक्षिणी भाग, दूसरा पार्ट जो है आपका उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग यानी कि साउथ जो है, इसमें जो है पहले इसको सुमेर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे अक्कद कहा गया। 2000 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसको अक्कद कहा गया। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो सुमेर अक्कद जो है ये शहर रहे होंगे, और सबसे पहली ज्ञात भाषा जो है सुमेरियन ही रही है। जब बेबीलोन जो है जब महत्वपूर्ण शहर बन गया, महत्वपूर्ण शहर बन गया, तो पूरे दक्षिण को बेबीलोनिया के नाम से जाना गया। जब बेबीलोन महत्वपूर्ण शहर बन गया तो दक्षिण को बेबीलोनिया के नाम से जाना गया। अगर उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग को जब असीरिया वालों ने जीत लिया 1100 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसे असीरिया कहा गया। उत्तरी भाग को जो सीरिया है उसके लोगों ने जीत लिया तो इसको असीरिया कहा गया। अगर हम यहाँ इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक, सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक आता है आपका सुमेरियन। सुमेरियन जो है सबसे इसकी प्राचीन भाषा है। वैसे तो इसका एस्टिमेट टाइम जो है, एस्टिमेट, तो ये भाषाएं कौन सी है? तो सबसे पहली ज्ञात भाषा है आपका सुमेरियन। सुमेरियन वैसे तो जो है इसका एस्टिमेट नहीं दिया है कि कब से बोली जा रही है, लेकिन जब से लिखित में आई है हम तब से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लिखित में जो है 2600 ईसा पूर्व के आसपास आई है, तो हमने 2600 ईसा पूर्व का डेट ले लिया है। अक्कदी की बात करें तो अक्कदी जो है उसने इसको रिप्लेस कर दिया, सुमेरियन को रिप्लेस कर दिया, 2400 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये आ जाता है। फिर आता है आपका अरामाइक जो कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास के है और जो अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते थे। और हिब्रू जो है वो भाषा है जिससे ये मिलता जुलता है। ये भाषा जो है आज भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अब चलिए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। मैंने बताया था आपको कि साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया जो है वर्तमान में, मेसोपोटामिया जो है वर्तमान में किसका हिस्सा है, वर्तमान में किसका हिस्सा है। तो ये वर्तमान में जो है इराक गणराज्य का हिस्सा है, इसका हिस्सा है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई मेसोपोटामिया किस लिए जानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, किस कारण से प्रसिद्ध है, ठीक है, से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका जो है तीसरा क्वेश्चन, ये आपका बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई मेसोपोटामिया के साहित्य जो है किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे, मेसोपोटामिया के साहित्य किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे या फैले हुए थे, प्रसिद्ध थे या फैले हुए थे, मेसोपोटामिया के साहित्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे या फैले हुए थे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन जो है इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था, दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी भागों को क्या कहा जाता था, दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता, ठीक है। अब ये आपका चौथा क्वेश्चन बन जाता है और ये छोटा सा जो है पांचवा क्वेश्चन बनता है आपका कि भाई प्रमुख भाषाएं कौन सी थी, प्रमुख भाषाएं कौन सी थी। अगर इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर में कौन सी बोली जाती थी, सबसे पहले आप सुमेरियन और कद्दी का नाम लेंगे, अरामाइक और जो बाकी नाम है वो दूसरे क्षेत्रों में, उत्तर के क्षेत्र में जो है, सॉरी दक्षिण के क्षेत्र में जो है स्पेशली यही बोले जाते थे। जो सुमेरियन और अकदी जो है वो दक्षिण के क्षेत्रों में ज्यादातर बोले जाते थे, सब अरामाइक और हिब्रू भी दूसरे क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आगे का टॉपिक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो मेसोपोटामिया जो है उसमें पुरातात्विक खोज जो है 1840 के दशक से शुरू हो गई थी, 1840 के डेकेड से स्टार्ट हो गया था। आर्कियोलॉजी जो है वो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले की गई वो आपके उरुक और मारी जैसे नगरों में की गई। आगे चल के आप देखोगे 3 तरह के शहर, उरुक और मारी, उसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे आप। तो इन शहरों से सबसे पहले खोज की गई। देखो बच्चों, जो एग्जीबिशन होता है, जो पुरातात्विक खोजें होती हैं, उत्खनन जो होता है, उसमें कई सारी चीजें प्राप्त होती हैं और ये जो चीजें हैं यही जो है इतिहास का वर्णन करने में इतिहासकारों को आसान करते हैं। ये वो स्रोत होते हैं जिससे आप किसी भी इतिहास को आप आसानी से जान सकते हो। तो कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, तो यहाँ से कई प्रकार की इमारतें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, आभूषण मिले हैं, कब्र मिले हैं, औजार मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मुद्राएं भी मिली हैं और लिखित दस्तावेज भी मिले हैं, ठीक है। जो इमारतें, मूर्तियां, ये सब क्या होता है तो आपको पता ही है। मुद्राएं बोले तो जो स्टैंप लगाने के लिए यूज किया जाता है, सील्स वगैरह जो है जिसको कहते हैं आप, वो यहाँ पे यूज किए गए हैं, मोहर या सील्स जो बोलते हैं वो। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे स्रोत हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया की जब खोज हुई थी 1840 में, इसमें कहीं ना कहीं यूरोपियंस जो है उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। क्यों यूरोपियन का योगदान रहा है, तो यूरोपियंस जो है उनके जो यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया काफी महत्वपूर्ण था। देखो बच्चों, बाइबल जो है धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो है क्या है यूरोप में ईसाई हैं, तो ये धार्मिक पुस्तक है। इसके 2 पार्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट को छोड़ देते हैं हम लोग, ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में एक चैप्टर है बुक ऑफ जेनेसिस। ये जो बुक ऑफ जेनेसिस है इसमें एक जगह सिमार शहर जो है उसका जिक्र किया गया है, सिमार शहर का जिक्र किया गया है, जिसको मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया में इसको सुमेर नाम से जाना जाता है। ये लैंड ऑफ ब्रिक्स से बिल्ट है, यानी कि ऐसा शहर जो किससे बना हुआ है, ईंटों से बना शहर। क्या बोल सकते हैं बच्चों, ईंटों से बना शहर जो है यहाँ मिला है, ईंटों से बना शहर, इसका जिक्र है इसमें। ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में इसका जिक्र है। ओल्ड टेस्टामेंट पूरी बुक हो गई, बुक ऑफ जेनेसिस उसका चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें इसका जिक्र है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको समझ में आता है कि भाई जो धार्मिक पुस्तक है तो इसका महत्व अपने आप ही बढ़ गया। तो यूरोपियंस जो है इनको लेके काफी ज्यादा उत्सुक थे, काफी ज्यादा उत्साहित थे और ये मानते थे कि ये जो यूरोपियंस जो है वो मानते थे कि ये इनका एंसेस्ट्रल लैंड है, इनके पूर्वजों की भूमि है। और एक और चीज कि इनके धार्मिक किताब में ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा हुआ है, जिस कारण ये मानते थे कि जो बाइबल है उनका बिल्कुल लिटरल क्या है, बिल्कुल ट्रुथ है, यानी कि बाइबल के जो वर्ड लिखे हुए हैं वर्ड टू वर्ड एकदम करेक्ट है, बाइबल अक्षर से जो है सत्य है। अब जितनी भी खोजें हुई शुरुआत में, आरंभिक काल में, वो इस बात को सिद्ध करने के लिए थी कि बाइबल में जो लिखी बातें हैं वो बिल्कुल सिद्ध हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। ऐसे में ब्रिटिश म्यूजियम या ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है उन्होंने, म्यूजियम ने क्या किया, इसमें योगदान दिए, पैसे लगाए ताकि ऐसे पट्टिका की खोज की जा सके जिसके बारे में बाइबल में लिखी गई है। बाइबल में एक फ्लड की स्टोरी लिखी है, अभी बताऊंगा मैं आपको, इसके बारे में जो है जानकारी बाइबल में दी गई है। इस पट्टिका की खोज करनी थी, ठीक है, जिसके ऊपर जल प्लावन यानी फ्लड जो है वो मेंशन है बाइबल में, ठीक है, ये स्टोरी है। अब ये मिलती है, ठीक है, मिलती है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो स्टोरी के बारे में बता दूं, फिर बताते हैं। देखो, हर धर्म में देखोगे आप तो कुछ ना कुछ जो आपको इस तरह की स्टोरियां मिलेगी। जैसे कि आप जो है, हम बाइबल की बात कर रहे हैं
तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है जो पृथ्वी खत्म होने वाला है, पृथ्वी से जो है इंसानों से या बाकी चीजों से ईश्वर नाराज है और बाढ़ के जरिए सारा का सारा खत्म होने वाला है। ईश्वर जो है चाहते हैं कि भाई खत्म हो जाए, लेकिन बाद में ईश्वर में आज जो ईश्वर के भक्तों ने दया की मांग की और ईश्वर ने कहा कि भाई ठीक है, वो क्या करेंगे, मानवता को बचाएंगे, जीव जंतु को बचाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक मैन को चूज किया। वो मैन कौन है? ये मैन है नोआ। ठीक है, नोआ जो है वो कैरेक्टर है जिसको बाइबल में चूज किया गया था, जो गॉड्स चूजन मैन है। ठीक है, इसको चूज किया गया था ताकि जो है वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ी सी जो है बोट बनाएगा, नाव बनाएगा, इतनी बड़ी इतनी विशाल नाव बनाएगा जिस पर दुनिया के समस्त जीव जोड़े समेत जो है वहां पे बैठ जाएंगे, है ना। तो दुनिया के समस्त जीव जो है जोड़े समेत बैठ जाए। अब नोआ ने ईश्वर के आदेश से इतनी बड़ी नाव बनाई कि उस पर दुनिया के समस्त जीव जो है वो जोड़े समेत बैठ गए, जिससे जो है बाढ़ जब आया तो बाढ़ जो है जो नाव पर बैठे हुए थे वो बचे रहे और बाकी सारा दुनिया जो है या जो जीव जंतु है वो नष्ट हो गया। लेकिन जो नाव पे बचे रहे वो बाद में दोबारा से उन्होंने क्या किया, ग्रो किया, पूरी दुनिया में फैल गए। ये बाइबल की स्टोरी थी। ऐसा ही कुछ सिमिलर स्टोरी आपको जो है इस्लाम की बुकों में भी मिल जाएगा, जो है कुरान में भी मिल जाएगा। ऐसी कुछ ऐसी स्टोरियां बाकी हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी मिल जाएगा कि किस तरह से दुनिया नष्ट होने वाली थी, किस तरह से ईश्वर ने किसी एक व्यक्ति को चूज किया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पट्टिका है जिसकी खोज की जानी थी, जिसके लिए म्यूजियम ने, न्यूज़पेपर ने पैसे दिए थे, इस ये मिल जाता है। लेकिन एक इसमें एक मेजर चेंज है कि वो बाइबल की जो स्टोरी है उसमें नोआ नाम के कैरेक्टर का जिक्र है, नोआ नाम के कैरेक्टर का जिक्र है। लेकिन जो यहाँ जो वो पाया जाता है, टैबलेट्स जो पाई जाती है यहाँ पे, उस टैबलेट में जीव सुधरा या उतना स्पिटम जो है उसका जिक्र है। अब यहाँ क्या किया जाए, किसको सच माना जाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि मेसोपोटामिया जो है काफी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया जो है उसमें जो ये नाम लिखे हुए हैं इससे मिलती जुलती स्टोरी जो है बाइबल में मिली हुई है। यानी कि मेसोपोटामिया जो है उसमें से जो स्टोरी थी उसी को बाइबल में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया था। अब आते हैं कि जब ये बात सामने आ गई तो फाइनली 1960s के बाद जो है ये इस बात को जो है एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, बाइबल जो है वो अक्षर से सत्य नहीं है और इतिहास की घटनाओं को क्या करता है, अपने शब्द अनुसार ये वर्णन करता है, अपने शब्दों में इसका वर्णन करते हैं। अब बच्चों यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके? तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट आपके, जिसमें सबसे पहले कि मेसोपोटामिया की खोज कब हुई। ठीक है, मेसोपोटामिया की खोज कब हुई? मेसोपोटामिया की खोज कब हुई? दूसरा क्वेश्चन बनता है आपको बच्चों कि भाई मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था? यूरोप वासियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? महत्वपूर्ण क्यों था? इसके अलावा एक और बनता है आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि भाई सीमार का क्या अर्थ है? सीमार का क्या अर्थ है? ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भाई बाइबल की कथा तथा मेसोपोटामिया से, बाइबल की कथा तथा मेसोपोटामिया से प्राप्त पट्टिका में क्या अंतर है? तो आप जो है अब इन क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल हैं, है ना। चलिए इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। लाइक कीजिएगा, अगर चीजें पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चलिए अगला टॉपिक क्लियर करते हैं, जो आपका मेनली यहाँ इस चैप्टर से जो मेन सब, ये इंट्रोडक्शन लगभग इस चैप्टर का कंप्लीट है। अब मेन टॉपिक आपका यहाँ से आ जाएगा। इंट्रोडक्शन हो चुका है आपका खत्म, अब हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लीजिए, आपको ये वाला टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए करते हैं इस टॉपिक को। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, है ना। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो मॉडर्न डे कहाँ पे पड़ता है? ये इराक में पड़ता है। मॉडर्न डे इराक में पड़ता है। इराक जो है डाइवर्स जो है विविधता वाला जो है देश है। ठीक है, हम इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पूर्वोत्तर भाग की बात करते हैं। तो पूर्वोत्तर भाग जो है हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान से घिरे हुए हैं और ये वृक्षागत क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला है, यानी कि पहाड़ है और पर्वत है। इसके साथ साथ आपको झरने देखने को मिल जाएंगे, जंगली फूल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वही झरने हैं तो मछलियां वगैरह ये सब तो आपको मिलेंगे। ठीक है,
अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी फसल के लिए जो है बारिश तो होती है। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू भी किया था, परफॉर्म भी किया था। लेकिन कहा जाता है कि एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के बावजूद भी यहाँ पे एग्रीकल्चर से बढ़िया ऑप्शन जो है इनके पास जो है क्या मिलेगा, इनके पास बढ़िया ऑप्शन जो है वो मिलेगा फार्मिंग का, हर्डिंग का, ठीक है, यानी खेती करने की जगह पशुपालन करना बेहतर साधन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर भाग की बात करते हैं। यहाँ पे हम पूर्वोत्तर दोनों की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम उत्तरी भाग की स्पेशली बात करेंगे। तो उत्तर भाग जो है जैसे आपने देखा कि भाई ये ऊंचा भूमि है और यहाँ पे स्टीपी घास के मैदान मिलते हैं। बच्चों स्टीपी घास के मैदान पता ही है आपको, ठीक है, यानी घास के बड़े मैदान मान लीजिए जहाँ पे भरपूर मैदान पे चारण के लिए, भेड़ बकरियों के लिए खूब सारा चारण उपलब्ध होता है, ठीक है। ये जो यहाँ का जो घास का मैदान है, इसकी वजह से यहाँ पे पशुपालन जो है जीविका का अच्छा साधन है। इसकी वजह से यहाँ पे जैसे भेड़ हो गई, ठीक है, भेड़ बकरियां हो गई, भेड़ बकरियां जो है ये अच्छी तरह से पाले जाते हैं। भेड़ बकरियां, मवेशी जो है, मवेशी पाले जाते हैं। मवेशी यानी ऐसे जानवर जिससे आप जो है दूध, मांस, ऊन जो है प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवर मवेशी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्राप्त यहाँ जो है इनका पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में जो है नदी पहुंचती है, जो उत्तर पहाड़ों से निकलते हुए नदी पहुंचती है और ये ईरान के पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए एक अच्छा साधन है। ईरान के पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए, माउंटेन्स एरिया में जाने के लिए एक बेटर ऑप्शन कहलाता है। अब आते हैं इसके दक्षिणी भाग के। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है, जो आप ये पढ़ रहे हो लेखन कला और शहरी जीवन। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि भाई दक्षिणी भाग ही वो जगह है जहां पे सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया में लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। कैसे पॉसिबल है ये? रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है नगर बस जाए और जो है लेखन कला बाकी चीजों की शुरुआत है? तो थोड़ा सा चीजें आपको यहाँ समझने लायक है। देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मेसोपोटामिया है और इसका जो है ये दजला और फरात है, तो ये जो दजला और फरात है ये एक्चुअली में जो है क्या है कि ये दक्षिण में कैसे पहुंचता है? ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो उत्तर पहाड़ों से जो दजला और फरात नदी जो है, ये जो उत्तर पहाड़ों से निकलती है तो कई बार ये बाढ़ भी करती है, कई बार जो है ये जो है ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसकी बारीक मिट्टी है जो माउंटेन से ये काट के लाती है, वो कहाँ जमा होता है? दक्षिण में जमा होता है। वो स्पेशली कहाँ जमा होता है? दक्षिण में। तो जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये दजला और फरात नदी के जो बारीक मिट्टी जो लाए जा रहे थे, जो सिल्ट लाए जा रहे थे दजला और फरात से, इस सिल्ट के कारण जो है ये क्षेत्र उपजाऊ हो गया। ये क्षेत्र सिल्ट के कारण काफी ज्यादा उपजाऊ हो गया। ये उपजाऊ हो गया। इसका एक रीजन था यहाँ पे कि पहले खेती नहीं हुई, या रेगिस्तान है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो बारिश नहीं होगी, लेकिन इसकी भी कोई टेंशन नहीं थी, बारिश ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई के लिए क्या करते थे कि जो फरात नदी है जब वो रेगिस्तान में एंटर करती है, देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे आप रेगिस्तानी मिट्टी को होल्ड करोगे तो ज्यादा देर तक हाथ में रुकेगी, स्टैंड है, ठीक है, तो वो धस जाएगी। तो ऐसे ही होता था कि जब जो नदी जो है जब ये रेगिस्तान में एंटर करती थी तो ये कई सारी धाराओं में बढ़ जाती थी। ये जो धाराएं हैं, जो चैनल्स है, ये बाद में इरिगेशन के काम आने लगे, ये बाद में सिंचाई के काम आने लगे और दक्षिण भाग जो है वो शहर बना, या दक्षिण भाग वो क्षेत्र बना जहां जो है भरपूर पैमाने पर जो है खेती की जाती थी, एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता था। कौन कौन से फसल उगाए जाते थे? तो आपके फसल में जो है जैसे जौ हो गए, गेहूं हो गया, मटर मसूर हो गए, ये सारी चीजें जो है, ये जौ, गेहूं, मटर, मसूर, ये सारी फसलें जो है इस क्षेत्र में उगाई जाती थी। हालांकि एक क्षेत्र रह जाता है जिसके बारे में कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ये जो एक क्षेत्र रह जाता है आपका, ये कौन सा क्षेत्र है? ये वेस्ट है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है कौन सा है? ये वेस्ट है। और ये जो वेस्ट का क्षेत्र है, ये अभी भी कैसा है? ये अभी भी रेगिस्तान है। कैसा है बच्चों? अभी भी रेगिस्तान है, स्टिल डेजर्ट, ठीक है। इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं पाए जाते हैं। ये जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, आप आंसर कंप्लीट करने के लिए वेस्ट वाला पॉइंट भी लिखेंगे। इस क्षेत्र में ज्यादातर, इसको लास्ट वाले काट दोगे, एक पॉइंट लिखना भूल गया था, रोक दो इसको, ठीक है जी। तो पश्चिम भाग की बात करते हैं। पश्चिम भाग अभी भी कैसा है? रेगिस्तान है। पश्चिम भाग अभी भी रेगिस्तान है, जहां पे खजूर और पोपलार जैसे पेड़ जो है क्या करते हैं? फल देते हैं। पश्चिम भाग अभी भी रेगिस्तान ही है ना। डेट्स और प्लाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें पूरे मेसोपोटामिया के भूगोल की, तो मैंने कहा इससे रिलेटेड जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है आपका कि भाई मेसोपोटामिया का भूगोल बताइए, इससे फिक्स है 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टॉपिक बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका शहरीकरण का महत्व। जैसे ही ये चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन खत्म होता है,
पहले टॉपिक के बाद, भूगोल के बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका यही है शहरीकरण का महत्व। सबसे पहले देखेंगे कि शहरीकरण जो है उसके लिए सबसे पहली लाइन जो क्लियर की गई है वो ये है कि भाई शहरीकरण केवल जो है ग्रामीण समृद्धि के बल पर नहीं होता, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खेती बाड़ी करके ही शहर बन जाते हैं। शहरीकरण के और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, है ना, अर्बनाइजेशन के और भी कई सारे जो है फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं किस चीज को, किसी एरिया को अर्बन बनाने में, अर्बनाइज करने में, किसी क्षेत्र को जो है शहर बनाने में, और भी कई सारे फैक्टर मैटर रखते हैं। अब आते हैं कि भाई कह रहे हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में शहरीकरण कब होता है, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त, खाद्य उत्पादन समझते हैं ना, कृषि, कृषि के अतिरिक्त जो है अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लगती है, तो एक किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप कस्बे अस्तित्व में आते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए एक जगह रहना फायदेमंद होता है, फायदेमंद होता है, जिसकी वजह से जो है सुविधाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान इनके बीच में शुरू हो जाता है और कस्बे अस्तित्व में आने लगते हैं। ठीक है, अब हम आप समझ गए कि हम ऐसे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो सिर्फ फूड प्रोडक्शन नहीं करता, बाकी और भी कई सारे कार्य करते हैं। तो फूड प्रोडक्शन के अलावा जो है और कौन से काम करते हैं, तो और काम में आ जाते हैं ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे आप कहोगे कि व्यापार तो गांव में भी होता है, तो यहाँ पे व्यापार जो है नगरीकरण के लिए व्यापार कैसा जो है मैटर करेगा या फैक्टर करेगा, तो गांव में जो होता है वो ज्यादातर वस्तु विनिमय का होता होगा, लेकिन बाद में जो है शहरों में जो व्यापार हुए वो बड़े पैमाने पे अधिक वस्तुओं के व्यापार हुए, पूंजी से व्यापार हुआ। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर जो है खाद्य उत्पादन किए जाते थे, या कृषि, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप सिर्फ खाद्य उत्पादन नहीं करोगे तो वो वहां पे शहरीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा मैन्युफैक्चर जब आप करना स्टार्ट करोगे, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करोगे तो जरूरत की वस्तुएं बनाओगे। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है सर्विसेज। ये देखो ग्रामीण सेक्टर में आपको जो है सर्विसेज बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो सर्विसेज है वो ज्यादातर जो है आपको क्या है शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग का प्रोफेशन है और टीचिंग है, ये भी किसमें आता है, सर्विस सेक्टर में ही आता है। तो शहरों में सबसे ज्यादा जो है क्या चीज देखने को मिलता है, आपको सर्विसेज देखने को मिलते हैं, सेवाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा दो ऐसे फैक्टर हैं जो गांव में तो बिल्कुल नहीं होते थे, शहरों में ही होते थे, गांव में तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। ये कौन सा है, एक है श्रम विभाजन और दूसरा है जो है सामाजिक संगठन, लेबर डिवीजन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों शहरों में ही एग्जिस्ट करते थे। कैसे, तो देखो श्रम विभाजन का मतलब पहले क्या है, श्रम विभाजन का मतलब हो गया कार्य का बढ़ जाना, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, कार्यों का बढ़ जाना। कार्यों का जो बढ़ जाना है, बढ़ जाना, इससे ना कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहले कार्य के बढ़ने से क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, एक दूसरे पर निर्भरता। अब ये निर्भरता खराब चीज नहीं है बच्चों, ठीक है, ये निर्भरता जो है यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर जो ये डिपेंडेंसी है ये खराब चीज नहीं है। क्यों नहीं खराब चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कोई मूर्तिकार है और उसे मूर्ति बनाने के लिए जो है क्या चाहिए, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर चाहिए, संगमरमर की मूर्ति बना रहे हैं तो संगमरमर की पत्थर चाहिए, इसके अलावा औजार चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें जो है वो अकेले नहीं कर सकता, उसकी स्पेशलिटी किसमें है, उसकी स्पेशलिटी सिर्फ मूर्ति बनाने में है। तो जो लोहार है या जो औजार बनाता है वो कांसे के या पत्थर के जैसे भी औजार बनाने हैं वो बना लेगा, ठीक है, कांसे के औजार बनेगा, कांसे के औजार बनाएगा और वो बेहतर बना सकता है, मूर्तिकार बेहतर औजार नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह से जो पत्थर चुन के लाते हैं, संगमरमर या बाकी पत्थर छांट के लाते हैं, तो वो काम मूर्तिकार का नहीं है, वो काम किसका है, जो पत्थर बेचने आते हैं व्यापारी, उनका काम है। तो ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इस डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा क्या होता है शहरों में, इस डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा होता है शहरों में कि एक तो कार्य का करना आसान हो जाता है, करना आसान हो जाता है, ठीक है, और एक और फायदा होता है बच्चों कि जो इससे ना जो कार्य को बार बार, एक ही कार्य को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं। डिवीजन लीवर की वजह से क्या है कि आपके कार्य जो है पहले से ही आपको पता है कि हाँ ये काम करने हैं आपको। जब उस काम को आप बार बार करते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी कि कार्य में कुशलता आती है, कार्य में कुशलता आती है, विशेषज्ञता आती है, कुशलता आती है, विशेषज्ञता आती है। ये सिर्फ जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो शहरों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, जो मांगों की पूर्ति करता है, डिमांड्स जो ऑर्डर जो होते हैं उसकी पूर्ति करता है, मांगों की पूर्ति करता है, मांगों की पूर्ति करता है। जैसे सब्जी मंडी है, जैसे सब्जी मंडी है, शहर के लोग फल सब्जियां तो उगाते नहीं है, तो ये सब्जी मंडी क्या करता है, उनकी जरूरत को देखते हुए उनकी जो मांगे है, फल सब्जियों की जो मांगे हैं, उन मांगों को वो पूरी करता है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मांगों की पूर्ति करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो
कहीं ना कहीं मूल्य निर्धारण का काम भी करता है, कहीं ना कहीं मूल्य निर्धारित करता है, गुणवत्ता निर्धारित करता है, गुणवत्ता निर्धारित करता है। इन सब के अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। वो क्या, किस चीज का काम है? वो है भंडारण का काम, भंडारण का काम और वितरण का काम, भंडारण और वितरण। ठीक है, ये सारे काम जो है क्या कौन करते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और बन सकता है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ये एक पॉइंट और बन सकता है इसका, जो लास्ट रहेगा इसका। वैसे तो इतना काफी है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया। एक और बन सकता है कुशल परिवहन। कुशल परिवहन, ठीक है। ये कहा जाता है कि भाई किसी भी सिटी की लाइफलाइन होती है। अगर किसी सिटी में जो है अगर कुशल परिवहन है, यानी कि आने जाने की सुविधाएं बेहतर है, रोड बेहतर है, तो वो शहर और तेजी से विकसित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लगभग ये टॉपिक पूरा कवर हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रुकिए एक मिनट पर। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बनेगा कि शहरीकरण के जो है महत्व बताइए, है ना, या शहरीकरण की विशेषता बताइए। 3 नंबर में आता है, एज इट इज आप लिख सकते हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं।